ईएमएफटी के लेक्चर में जो कल का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेसिक वेक्टर अलजेब्रा के बारे में देखा और आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम वो सिस्टम एक किसी पॉइंट को एक रेफरेंस से कंपेयर करना और उससे लोकेट करना, 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट को लोकेट करना किसी नोन रेफरेंस से, ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हमें किसी पॉइंट को स्पेस में लोकेट करना है तो वो या तो हम किसी प्लेन से रेफरेंस ले सकते हैं कि हाँ इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस प्लेन से इतने डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, या एक अगर पॉइंट को फिक्स करना है तो या तो हम किसी लाइन से रेफरेंस ले सकते हैं कि हाँ एक लाइन से ये पॉइंट इतने डिस्टेंस पे है, इसका ओरिएंटेशन कैसा है, कितने एंगल पे है, कितनी हाइट पे है, या हम एक पॉइंट से भी उसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो इसलिए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ईएमएफटी में जो हम देखेंगे, एक तो है जो हम लोग पहले देख चुके हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा हम इसमें देखेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले भी यूज किया जा चुका है, लेकिन ईएमएफटी के सिलेबस में क्योंकि हमें पॉइंट सोर्सेज को डील करना है, करंट करेंट कंडक्टर को देखना है, तो ऐसे सोर्सेज को डील करने के लिए, ऐसे सोर्सेज को लोकेट करने के लिए हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी हेल्प लेना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे केसेस के लिए जहां एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है उसकी फील्ड इंटेंसिटी देखनी है, या ऐसे केसेस हैं कोई करंट का रिंग कंडक्टर है उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो ऐसे केस में ज़रूरी है कि हम स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी कंसीडर करें। तो पहले हम देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हम लोग पहले से फैमिलियर हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और फिर देखेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं किस सिस्टम में, कौन कौन सा रेफरेंस होता है जहां से हम लोकेट करेंगे पॉइंट को 3 डायमेंशनल स्पेस में, और साथ ही साथ देखेंगे कि इनका यूनिट वेक्टर क्या लिया जाता है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो रेफरेंस लिया जाता है वो ऑर्थोगोनल प्लेन्स होते हैं, 3 प्लेन। अगर स्पेस में किसी पॉइंट को लोकेट करना है, ये चौक के लोकेशन को बताना है, तो अगर हम इसे लोकेट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्लेन से कुछ डिस्टेंस पे है ये चौक, नीचे वाले प्लेन से भी कुछ इसका डिस्टेंस है, और एक और प्लेन इसके सामने है जिससे इसका कुछ डिस्टेंस है। तो अगर एक पॉइंट को हमें लोकेट करना है तो वो हम 3 प्लेन लेके उस पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं। जैसे अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा जाए तो इसमें जो हम रेफरेंस लेंगे, जो इसमें रेफरेंस होगा हमारा वो होगा 3 ऑर्थोगोनल प्लेन्स, और पैरामीटर्स इसमें लिए जाएंगे x, y और z, और यूनिट वेक्टर्स होंगे इसमें ax, ay, az। तो 3 ऑर्थोगोनल प्लेन्स कौन कौन से होंगे?
अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक तीसरी एक्सिस जेड एक्सिस जो इस बोर्ड से बाहर की तरफ होगी, एक्स और वाई के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस हमें कंसीडर करना है कि जेड एक्सिस सीधा बोर्ड से बाहर की तरफ है। तो इसमें हमें 3 प्लेन मिल गए, एक प्लेन एक्स वाई प्लेन जो बोर्ड पे होगा, दूसरा प्लेन वाई जेड प्लेन होगा और तीसरा प्लेन जेड एक्स प्लेन होगा। तो अगर किसी पॉइंट को हमें लोकेट करना है, कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया x, y और z। तो x क्या है इसमें, y क्या है और z क्या है। x को अगर हम देखेंगे तो x जो डिस्टेंस है वो yz प्लेन से इस पॉइंट P का डिस्टेंस है। yz प्लेन से नॉर्मल डिस्टेंस पॉइंट P का, उसे हमने x से डिनोट किया है। तो yz प्लेन कहाँ है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, yz प्लेन जो होगा वो इस तरीके से बोर्ड से बाहर की तरफ होगा। ये प्लेन yz प्लेन है। तो yz प्लेन से नॉर्मल डिस्टेंस पॉइंट P का ये x है। तो x को हम क्या लिखेंगे फिर, x इज द नॉर्मल डिस्टेंस of point P from the yz plane। तो yz प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट P का वो x है। अगर y की बात करें तो y क्या होगा, y है xy प्लेन से नॉर्मल डिस्टेंस पॉइंट P का। xy प्लेन कहाँ होगा इसमें, xy प्लेन ये खुद है, x y एक्सिस से मिलके जो प्लेन बना हुआ है वो xy प्लेन है। xy प्लेन से इस पॉइंट P का डिस्टेंस जो है उसे हम कहेंगे z। और y क्या होगा, y होगा yz प्लेन से पॉइंट x का डिस्टेंस। तो xz प्लेन से पॉइंट x का डिस्टेंस। तो xz प्लेन कहाँ है इसमें, xz प्लेन बोर्ड से बाहर की तरफ है ऐसे फ्लैट। xz प्लेन से पॉइंट x का नॉर्मल डिस्टेंस जो होगा वो y होगा। तो ये डिस्टेंस ये y है। और तो y को हम क्या लिखेंगे, y इज द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम xz प्लेन। तो y इज द नॉर्मल डिस्टेंस पॉइंट P फ्रॉम xz प्लेन। वैसे ही अगर हम z को देखें तो z इसमें कहाँ होगा, z इज द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम xy प्लेन। इस प्लेन से जो बोर्ड है ये खुद xy प्लेन में है। तो xy प्लेन से इस पॉइंट P का नॉर्मल डिस्टेंस, अगर पॉइंट P कहीं यहाँ होता स्पेस में, तो इस बोर्ड से इस पॉइंट के नॉर्मल डिस्टेंस जो इसके बीच में नॉर्मल डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे z। तो फिर z को क्या लिखा जाना चाहिए यहाँ, z को क्या लिखा जाना चाहिए, z इज द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द
एक्स वाई प्लेन। तो स्पेस में हमने किसी पॉइंट को देखा, कोई पॉइंट यहाँ है, 3 वेरिएबल हमने लिया इसके लिए, 3 पैरामीटर्स लिए x, y और z, जिसमें से मैंने बताया x क्या है, x इस पॉइंट का नॉर्मल डिस्टेंस है yz प्लेन से। तो x क्या है, ये है yz प्लेन। इस प्लेन से इस पॉइंट के नॉर्मल डिस्टेंस को x लिखेंगे। और अगर y की बात करें तो y क्या है, xz प्लेन से इस पॉइंट का नॉर्मल डिस्टेंस, xz प्लेन ये है, इस प्लेन से इस पॉइंट का नॉर्मल डिस्टेंस y होगा। और ये जो बोर्ड वाला प्लेन है xy प्लेन, xy प्लेन से इस पॉइंट के नॉर्मल डिस्टेंस को हम z लिखेंगे। तो अगर हम तीनों पॉइंट फिक्स कर दें, x, y और z अगर हम कांस्टेंट कर दें, मीन्स x की कुछ वैल्यू हो, मान लिया 3 सेंटीमीटर, y दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और z दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम तीनों वेरिएबल्स को फिक्स कर दें, तीनों पैरामीटर्स को फिक्स कर दें, तो हमें एक पॉइंट का एक फिक्स लोकेशन मिल जाएगा। जैसे अगर x3 है, y5 दिया हुआ है और z4 दिया हुआ है, तो x3 हम कहाँ से लेंगे, yz प्लेन से x की डिस्टेंस लेंगे, yz प्लेन ये है, और x अगर हमें देखना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर कहीं मान लिया यहाँ आ गया। तो और y दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब y हम कहाँ से देखेंगे, y हम xz प्लेन से देखेंगे, ये वाला जो प्लेन है xz प्लेन, यहाँ से नॉर्मल डिस्टेंस देखेंगे पॉइंट P का, मान लिया वो है 5 सेंटीमीटर। तो मान लिया कहीं ये पॉइंट 5 सेंटीमीटर यहाँ है मान लिया, तो पॉइंट P कहाँ होगा, यहाँ आ गया। 3 सेंटीमीटर x, 5 सेंटीमीटर y, और अगर z की बात करें, z 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये पॉइंट 4 सेंटीमीटर बोर्ड से बाहर की तरफ होगा, यहाँ कहीं होगा 4 सेंटीमीटर पे, बोर्ड से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा। तो इस तरीके से हम एक एक सारे वेरिएबल्स को फिक्स करके हम एक पॉइंट का फिक्स लोकेशन बता सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर इसमें हम देखें, अगर सिर्फ x को ही फिक्स किया गया है तो हमें क्या मिलेगा, अगर y को भी फिक्स कर दिया गया तो हमें क्या मिलेगा, और अगर x, y, z तीनों फिक्स कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा। मान लिया ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, x, y और ये बोर्ड से बाहर की तरफ z। तो अगर हमने x को फिक्स कर दिया, मींस x को कांस्टेंट ले लिया 5 सेंटीमीटर, लेकिन y और z अगर वेरी कर सकते हैं, तो ऐसा पॉइंट जिसका एक पैरामीटर फिक्स है 5 सेंटीमीटर पे और y और z नहीं फिक्स है, उसका लोकस क्या होगा। तो अब x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे है पॉइंट, तो x कौन सी डिस्टेंस होती है, yz एक्सिस से जो पॉइंट का डिस्टेंस होगा उसे हम x बोलेंगे। तो yz एक्सिस कौन सी है, ये बोर्ड से बाहर की तरफ yz एक्सिस है, बोर्ड से बाहर की तरफ, यहां से जो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा वो होगा x। तो ये तो फिक्स है कि ये डिस्टेंस नहीं चेंज होनी है, लेकिन y और z चेंज हो सकते हैं। मींस y अगर चेंज हो सकता है, इसका मतलब पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, पॉइंट नीचे कहीं भी जा सकता है। और अगर z भी फिक्स है, z भी फिक्स नहीं है अगर, तो बोर्ड से बाहर भी जा सकता है पॉइंट, बोर्ड के अंदर भी जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो बोर्ड से बाहर का डिस्टेंस है ये z है, इस प्लेन से ऊपर का जो डिस्टेंस है ये y है, x को हमने फिक्स कर रखा है 5 सेंटीमीटर पे। तो अगर y चेंज होता है तो ये पॉइंट ऊपर नीचे मूव करेगा, अगर z चेंज होता है तो ये पॉइंट आगे पीछे मूव करेगा, लेकिन इस एक प्लेन से ये ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। क्यों, क्योंकि हमने x को फिक्स कर दिया है। x को फिक्स अगर कर दिया है तो ये पॉइंट ना ही इधर मूव कर सकता है और ना ही इधर मूव कर सकता है। तो इस पॉइंट का लोकस क्या हो सकता है, अगर y और z वेरी कर रहे हो तो इस पॉइंट का लोकस क्या होगा, इस पॉइंट का लोकस एक प्लेन होगा
yz एक्सिस के पैरेलल, yz प्लेन के पैरेलल एक प्लेन होगा इस पॉइंट का लोकस। तो अगर x को फिक्स कर दिया गया तो हमें एक प्लेन मिल जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, आगे पीछे कहीं भी जा सकता है, लेकिन इस साइड और इस साइड मूव नहीं करेगा। तो इसका जो लोकस होगा वो एक प्लेन होगा जो yz प्लेन के पैरेलल होगा, मतलब इसका जो लोकस होगा वो कुछ ऐसा होगा, इस प्लेन में होगा। इस तरीके से एक प्लेन होगा yz एक्सिस के पैरेलल, इस प्लेन में ये पॉइंट कहीं भी जा सकता है, इस प्लेन में, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकता, इससे पीछे नहीं जा सकता। तो इसका जो लोकस होगा वो एक प्लेन होगा yz एक्सिस के पैरेलल। ठीक, ऐसे ही अगर हम y को फिक्स कर दें, मीन्स y को फिक्स करने का मतलब हमने ये डिस्टेंस फिक्स कर दिया। अगर हमने ये डिस्टेंस फिक्स कर दिया y, हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर, तो अगर y को 5 सेंटीमीटर पे फिक्स कर दिया तो अब इस पॉइंट का जो लोकस होगा, y फिक्स है, x और z चेंज हो सकते हैं। x और z चेंज होने का मतलब ये पॉइंट इधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है, आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। तो इसका जो लोकस होगा वो zx प्लेन के पैरेलल में एक प्लेन होगा। इस प्लेन पे ये पॉइंट कहीं भी मूव कर सकता है, इधर भी आ सकता है, आगे भी जा सकता है इस प्लेन पे, लेकिन इस प्लेन के ना तो ऊपर जा सकता है और ना ही इस प्लेन के नीचे जा सकता है। क्यों? क्योंकि y फिक्स कर दिया गया है। तो अगर y फिक्स है तो xz एक्सिस के पैरेलल एक प्लेन बनेगा इस पॉइंट का लोकस। और अगर हमने क्या किया, z को फिक्स कर दिया, मीन्स पॉइंट अगर यहाँ है तो हमने ये डिस्टेंस फिक्स कर दिया है। अब पॉइंट ना ही इधर जा सकता है ना ही इधर जा सकता है, लेकिन ऊपर मूव कर सकता है, नीचे मूव कर सकता है, आगे पीछे भी मूव कर सकता है, लेकिन इधर नहीं जा सकता है। तो इसका जो लोकस बनेगा उस कंडीशन में जब z को हमने फिक्स कर दिया है, मान लिया ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फिक्स है, ये ना ही बढ़ सकता है ना ही घट सकता है, लेकिन ये इस पॉइंट से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो ये जो इसका लोकस होगा अब वो एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल में एक प्लेन होगा। तो तीनों पॉइंट देख लेते हैं। If x is equal to constant, then locus of P is a plane parallel to yz plane. ठीक वैसे ही अगर y कांस्टेंट है तो लोकस क्या होगा, locus of P is the plane parallel to xz axis। और अगर z कांस्टेंट है तो z को अगर हमने कांस्टेंट कर दिया है तो लोकस जो इसका होगा, लोकस ऑफ पॉइंट P इज ए प्लेन पैरेलल टू xy प्लेन, पैरेलल टू xy प्लेन। ठीक है, तो अगर x को हमने फिक्स कर दिया है, ये डिस्टेंस अगर फिक्स है तो इसका लोकस yz प्लेन में होगा। अगर y फिक्स है तो इसका लोकस x,
अगर z फिक्स है तो इसका लोकस एक्स वाई प्लेन में होगा, और अगर y को फिक्स कर दिया गया है तो इसका लोकस y z प्लेन के पैरेलल में एक प्लेन होगा। तो एक्स वाई, तो अगर अब हम देखते हैं अगर इसमें किसी दो पैरामीटर को फिक्स कर दिया जाए, मान लिया x को भी फिक्स कर दिया गया और y को भी फिक्स कर दिया गया, अगर x को भी फिक्स कर दिया गया और y को भी फिक्स कर दिया गया, तो इस पॉइंट का लोकस क्या होगा जबकि z वेरिएबल है। इस सिस्टम में एक्स वाई और जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस, इस सिस्टम में x को हमने कांस्टेंट ले लिया, मींस ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है और z वेरिएबल है। तो ये डिस्टेंस भी फिक्स हो गया, ये y भी फिक्स हो गया, ये दोनों डिस्टेंस फिक्स हो गए। ये डिस्टेंस फिक्स होने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट आगे नहीं जा सकता है, ये पॉइंट इससे पीछे नहीं जा सकता है। y फिक्स होने का क्या मतलब है कि ये पॉइंट इससे ऊपर नहीं जा सकता है, ये पॉइंट इससे नीचे नहीं जा सकता है। तो ये पॉइंट मूव कहाँ कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ z डायरेक्शन में। मीन्स अब ये पॉइंट सिर्फ एक लाइन में ही मूव कर सकता है, इस तरीके से, बोर्ड से अंदर की तरफ या बोर्ड से बाहर की तरफ। क्यों ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि y फिक्स है, आगे नहीं जा सकता क्योंकि x फिक्स है। तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बोर्ड से बाहर की तरफ या बोर्ड से अंदर की तरफ। तो अब इसका जो लोकस होगा, x और y अगर फिक्स हो जाए तब इस पॉइंट का जो लोकस होगा वो एक लाइन होगा, लाइन पैरेलल टू z एक्सिस। तो अगर x भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, तो लोकस ऑफ पॉइंट P is a line parallel to the z axis। तो अगर x और y कांस्टेंट है, z वेरिएबल है, तब ये पॉइंट z एक्सिस में के डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर y और z कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तब x एक्सिस के पैरेलल में ये मूव कर सकता है। अगर x और z कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, तब ये पॉइंट y के पैरेलल में मूव कर सकता है। तो इसमें जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि अगर तीनों पॉइंट, अगर एक पॉइंट कांस्टेंट कर दिया जाए x को, तो अगर एक पैरामीटर को कांस्टेंट कर दिया जाए, मान लिया x को कांस्टेंट कर दिया गया है, तब इस पॉइंट का जो लोकस होगा वो एक प्लेन होगा। अगर एक पैरामीटर को कांस्टेंट करते हैं तो ये पॉइंट एक प्लेन में मूव करेगा। अगर दो पैरामीटर को कांस्टेंट कर देते हैं तो ये पॉइंट सिर्फ एक लाइन में मूव कर पाएगा। और अगर तीनों पैरामीटर को कांस्टेंट कर दिया जाए, x को भी, y को भी और z को भी, तब ये पॉइंट कहीं मूव नहीं कर सकता है और ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम का काम यही है कि हम एक रेफरेंस लेके उस पॉइंट के लोकेशन को बता देते हैं, एक फिक्स लोकेशन को बता देते हैं। तो अगर x को कांस्टेंट किया जाए तो एक प्लेन मिलेगा पॉइंट का लोकस। अगर x y दोनों को कांस्टेंट कर दिया जाए तो इसका लोकस एक लाइन होगा। और अगर तीनों को कांस्टेंट x y और z तीनों को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो हमें एक पॉइंट मिलेगा, फिक्स पॉइंट मिलेगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y और z। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें मेन तो ये ध्यान रखना है कि जो रेफरेंस हमारा है वो ऑर्थोगोनल प्लेन्स है।
इसमें जो रेफरेंस लिया गया है वो 3 ऑर्थोगोनल प्लेन्स हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, जहां से हम रेफरेंस लेते हैं उस पॉइंट का। दूसरा ये ध्यान रखना है कि प्लेन्स को ऑर्थोगोनल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अगर हम इसके यूनिट वेक्टर से देख सकते हैं, इसमें यूनिट वेक्टर्स जो लिए गए हैं, एक्स डायरेक्शन में ए एक्स, वाई डायरेक्शन में ए वाई और जेड डायरेक्शन में ए जेड। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन को शो करता है जिस डायरेक्शन में वो पैरामीटर इंक्रीज कर रहा हो। जिस, मान लिया एक्स की, ए एक्स की बात हो रही है, तो ए एक्स वो डायरेक्शन शो करेगा जिस डायरेक्शन में एक्स बढ़ रहा हो, उस डायरेक्शन को शो करता है ए एक्स। ए एक्स का मैग्नीट्यूड तो 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है ये, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मॉड ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 1। लेकिन ये डायरेक्शन कौन सा शो कर रहा है? ए एक्स, एक्स के इंक्रीज करने का डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में एक्स बढ़ रहा है वो डायरेक्शन ए एक्स है, जिस डायरेक्शन में वाई बढ़ रहा है वो डायरेक्शन ये वाई है, और जिस डायरेक्शन में जेड बढ़ रहा है वो डायरेक्शन ए जेड है। तो कंडीशन अगर देखें, क्योंकि तीनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए वेक्टर्स ए एक्स, ए वाई और ए जेड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो मीन्स ए एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए वाई एंड परपेंडिकुलर टू ए जेड। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए अगर इनका डॉट प्रोडक्ट देखें तो ए एक्स डॉट ए वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स इंटू मॉड ऑफ ए वाई इंटू कॉस ऑफ ए एक्स और ए वाई के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 90 की वैल्यू 0, तो ए एक्स डॉट ए वाई इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन है ये, वेक्टर ऑर्थोगोनल होने के लिए उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो ए एक्स क्रॉस ए वाई, ए एक्स क्रॉस ए वाई अगर हम देखेंगे तो एक्स से वाई की तरफ हम अपने फिंगर्स को फोल्ड करेंगे, एक्स टू वाई, एक्स से वाई की तरफ फिंगर्स को फोल्ड करेंगे, और जो हमारे थंब का डायरेक्शन होगा वो ए जेड, वो ए एक्स क्रॉस ए वाई दिखाएगा। तो ए एक्स क्रॉस ए वाई का डायरेक्शन क्या होगा? ए जेड डायरेक्शन। तो ए एक्स क्रॉस ए वाई इज इक्वल टू ए जेड। ठीक वैसे ही ए वाई क्रॉस ए जेड इज इक्वल टू ए एक्स, और ए जेड क्रॉस ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई। इस कंडीशन को कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल। तो अगर वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है तो ये कंडीशन है ऑर्थोगोनल होने के लिए। वेक्टर्स अगर ऑर्थोगोनल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। वेक्टर्स अगर ऑर्थोनॉर्मल है एक दूसरे के तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर ऐसा देगा जो इन दोनों के नॉर्मल होगा। जैसे ए एक्स क्रॉस ए वाई, ए एक्स ए वाई के नॉर्मल है ए जेड, तो अगर ए एक्स और ए वाई का हम क्रॉस करें तो ए जेड हमें मिलेगा जो कि ए एक्स और ए वाई दोनों के नॉर्मल है, इसलिए ये कंडीशन है ऑर्थोनॉर्मल होने का। तो इतना पॉइंट याद रखना है हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में। तो ये रहा जो हमने डिटेल देखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में। ध्यान हमें इसमें ये रखना है कि जो रेफरेंस है वो 3 ऑर्थोगोनल प्लेन्स हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, और जो हमारे पैरामीटर्स हैं इसमें एक्स, वाई और जेड, और जो नॉर्मल वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर्स लिए गए हैं इसमें ए एक्स, ए वाई, ए जेड। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन मैंने बताया जब वो केस आएगा, जब कहीं ऐसा केस आएगा कि एक पॉइंट सोर्स है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो ऐसे केस को कंसीडर करने के लिए हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। और अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है 3D स्पेस में, तब हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज करना पड़ेगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बस इतना ही।
आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसके बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपस में कन्वर्जन। अगर कोई पॉइंट कार्टेशियन में अगर उसका लोकेशन XYZ है तो स्फेरिकल में क्या होगा, वो सिलेंड्रिकल में क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।